चलो आज हम क्लास 11th के मासिक टेस्ट का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। इसमें फिज़िक्स से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है ये फर्स्ट दो एग्ज़ाम में शुरुआत का वेक्टर से सवाल था, लेकिन इस बार एकाएक सेकेंड बुक से सवाल दिया गया, जिसकी वजह से बहुत बच्चों को परेशानी भी हुआ होगा। इसमें सबसे पहला सवाल जो है ये अक्टूबर महीने का, याद रखेंगे क्लास 11 के अक्टूबर महीने का, क्लास 11 ये 11 का है और हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। सारा ऑब्जेक्टिव इस बार कर देते हैं। इसमें पहला पूछ रहा है यदि किसी पूर्ण गैस का प्रसार गुणांक अल्फा हो तो परम ताप ताप का परम शून्य होगा। तो ताप का इसका जो फार्मूला होता है ये V = V0 × 1 प्लस गामा डेल्टी ये होता है। तो इसमें पूछ रहा था किसी पूर्ण गैस का प्रसार गुणांक अल्फा हो, प्रसार गुणांक ये गामा नहीं करके बोला, प्रसार गुणांक अल्फा हो तब ताप का परम शून्य क्या होगा। तो परम शून्य ताप पर यानी शून्य ताप पर T = 0 केल्विन पर वॉल्यूम जो होता है ये 0 हो जाता है। वॉल्यूम जैसे 0 होगा तो ये 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टी ये इस तरीके से आएगा। अल्फ़ा डेल्टी तो ये 0 में डिवाइड होगा तो ये भी 0 चल जाएगा, तो 1 प्लस गामा डेल्टी 1 प्लस गामा डेल्टी। तो ये जो है अल्फ़ा परम शून्य ताप, तो अल्फ़ा देखेंगे तो ये -1 = अल्फ़ा डेल्टी यानी चेंज इन टेम्परेचर = -1/अल्फ़ा। ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा जो ऑप्शन नंबर बी है। बोला यदि किसी पूर्ण गैस का प्रसार गुणांक अल्फ़ा है तो ताप का परम शून्य होगा। तो ताप का जो परम शून्य होगा ये -1/अल्फ़ा पे। तो इसमें पूछ रहा विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है, इसमें जो फार्मूला होता है Q = m/s∆T। ये जो S है यही विशिष्ट ऊष्माधारिता है, तो Q/m∆T। तो S यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी S का मात्रक अगर आप निकालना चाहें, SI मात्रक की अगर बात करें तो Q हीट है तो इसके लिए जूल, मास के लिए kg और टेम्परेचर के लिए केल्विन। तो हो जाएगा जूल पर kg पर केल्विन। तो जूल पर kg पर केल्विन ये विशिष्ट ऊष्माधारिता। 3 नंबर ऑप्शन में अगर हम बात करें तो दो वस्तुएं ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में रहती है जब वह राशि दोनों उभयनिष्ठ रहती है, तब राशि जो दोनों में उभयनिष्ठ रहती है वह है। तो वस्तुएं संतुलन की स्थिति में जो उभयनिष्ठ रहती है, वस्तुएं संतुलन की स्थिति में मतलब जब दो वस्तु का ताप नियत होता है तो ये उसमें संतुलन की स्थिति में रहता है। क्योंकि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। लेकिन जब दोनों वस्तु का ताप बराबर हो जाए तो वैसी परिस्थिति में जो है उसमें संतुलन होता, मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में बी नंबर ऑप्शन सही होगा। वस्तुओं का तापमान क्या होगा, उभयनिष्ठ रहता है यानी दोनों में बराबर होता है। रिमेन्स इक्वल, व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स इक्वल इन बोथ, मतलब ये टेम्परेचर जो है वो दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा निम्नलिखित में विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक किसकी है। तो याद रखेंगे सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होगा वो जल का होगा और सबसे कम जो होता वो मेटल यानी धातु का होता, वो कॉपर का हो जाएगा इसमें। तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता किसकी है, तो जल की हो जाएगी। 5 नंबर में निम्नलिखित में से कौन जलने का अधिक प्रभाव उत्पन्न करता। तो याद रखेंगे इसमें जिसमें अधिक ऊष्मा होती है उससे आप जलेंगे तो ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करेगा। जैसे गर्म जल दिया हुआ, खौलता हुआ जल या गर्म वायु, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा होता है ये वेपर में होता है। वेपर में होता क्या है कि वेपर में गर्म जल के बराबर तो ऊष्मा होता ही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। उसके बाद भी जो टेम्परेचर रेंज होता
तो मतलब वो फेज ट्रांसफ़र होने में जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता उसका भी एनर्जी होता। तो टोटल एनर्जी जो सबसे अधिक होगा वो जल वाष्प यानी वेपर में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ की नियत मात्रा को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की उतनी ही मात्रा को मिला दिया जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा। तो ये जो है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ये एक कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी एक वस्तु के द्वारा जो उष्मा लॉस होता है वो दूसरे के द्वारा प्राप्त होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ है, इसको अगर जल में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम देखें कितनी उष्मा होगी तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस। तो और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को आने में होगा तो m s डेल टी। तो ये इस तरीके का फार्मूला लगा के हम चेक कर लेंगे कि क्या होगा। तो हमको लगता है कि ये m लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 80 कैलोरी पर ग्राम होता और ये m उतना ही होगा, तो m से m कैंसिल। s जो होता ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता ये 1 होता और डेल टी तो 60 माइनस टी, 60 से t डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। 60 माइनस अगर हम 0 भी कर दें तो ये जो है कम ही होता, मतलब इसके बाद ये पूरा बर्फ़ गलेगा भी नहीं तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। इसका मतलब ये टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रह जाएगा, क्योंकि बर्फ़ को गलने में 80 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो और बर्फ़ गल के 80 कैलोरी ऊर्जा देने पे बर्फ़ सिर्फ जल में बदलेगा, लेकिन उतने में तुम्हारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट बच ही जाता है। मतलब वो पूरी तरीके से बर्फ़ को गला भी नहीं पाएगा, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिश्रण आ जाएगा। 7 नंबर ऑप्शन की अगर हम बात करें, पूछ रहा 60 से 50 डिग्री आने में 5 मिनट का समय लगता है। 60 से 50 डिग्री यानी 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन होने में 5 मिनट का समय लगता है। तो 50 से 40 डिग्री आने में कितना, तो याद रखेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता, चेंज इन टेम्परेचर होता रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। चूँकि शुरुआत में टेम्परेचर का जो डिफरेंस था वो ज़्यादा था और बाद में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये कम हो जाएगा सराउंडिंग टेम्परेचर से, तो ये अब 5 मिनट से अधिक लगेगा। अब 5 मिनट से क्या लगेगा, अधिक। जैसे 60 से 50 डिग्री आने में 5 मिनट लगता है, तो ये 50 डिग्री से 40 डिग्री आने में 5 मिनट से निश्चित रूप से अधिक लग जाएगा, चूँकि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता, यानी थीटा का जो डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर का जो डिफरेंस है। अब 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी गैस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये निश्चित रूप से 1 लीटर है। तो वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर कितना है, तो 1 लीटर है। तो कह रहा कि ताप के किस ताप पर आयतन 3 लीटर हो जाएगा, किस ताप पर आयतन 3 लीटर हो जाएगा। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, V = V नोट इंटू 1 प्लस गामा डेल टी, या VT = V नोट इंटू 1 प्लस गामा डेल टी, इस तरीके से। तो ये जो है 3 गुना होने का मतलब है कि ये 3V नोट या 3V27 कर दें, यहाँ भी 3V27 और ये 1 प्लस गामा डेल टी, तो ये सेंटीग्रेड में रखेंगे तो 300, ये कितना हो जाएगा 300 माइनस, तो ये जो है सॉल्व करने के बाद गामा डेल टी, ये T - 300 इसमें करेंगे, T - 300, तो ये आ जाएगा 20 भी कैंसिल, 3 - 1 तो गामा T - 300, तो ये 2 = ये गामा T - 300, तो 2 इंटू गामा इंटू T - 300, तो गामा जो होता है ये 273 होता, तो 2 डिवाइडेड बाय 270, ये 1/273, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 273 इक्वल टू 2 - 300, तो ये 3 दूना 6,
तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 2 दूना 4, 446 इक्वल टू 2 माइनस 300, तो ये 446 ये जो है निश्चित रूप से 846 केल्विन के आसपास आ जाएगा। 846 केल्विन। सात दूना 14, 2 दूना 4, 1 5, तो ये T इक्वल टू आ जाएगा 538, 846 केल्विन आ जाएगा। तो 8 का 846 केल्विन। और 9 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको पूछे कि 9 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें पूछा आदर्श गैस के तापमापी में मापा गया तापमान तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल भी नहीं, गैस की प्रकृति पर नेचर निर्भर करेगा। त्रिक बिंदु के दाब पर निर्भर करती है, ये भी नहीं है। तो किसी भी गैस का आदर्श गैस लेने पर, किसी भी आदर्श गैस को लेने पर समान मान देती है। तो निश्चित रूप से ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा 9 नंबर में, कि किसी भी गैस को लेने पर समान मान देता है। गैस तापमापी में मापा गया मान, तो 9 का सी नंबर ऑप्शन होगा। ये 10 नंबर की अगर हम बात करें तो 10 नंबर पूछ रहा ताप की अवधारणा मिलती है। तो निश्चित रूप से ताप की जो अवधारणा मिलती है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम, गतिकी के शून्यवां नियम से प्राप्त होता है। इस नियम में कहता क्या था कि अगर मान लें कि ए और बी दो वस्तु है जो कि थर्मल मतलब सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आता है, याद रखेंगे। 10 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। एक चीज़ और है कि हम बता दें पुनः कि 11th में जो है पिछले 2 टेस्ट में बिल्कुल शुरुआत का बेसिक क्वेश्चन सब पूछा गया था वेक्टर से रिलेटेड, यानी बिल्कुल बेसिक। तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस और वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशंस, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन टच भी नहीं किया गया। डायरेक्ट सेकेंड बुक से थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन उठा के दे दिया गया। ये एक बीच में बहुत सारा चैप्टर का गैप है जिससे सवाल पूछा भी नहीं गया। तो इसको या तो शुरू से ही मिक्स करके क्वेश्चन पूछना चाहिए था, चैप्टर वाइज पूछ रहा था। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 नंबर चैप्टर के वाइज पूछता। तो एक शुरू में 2 एग्ज़ाम जो है फर्स्ट बुक के बेसिक से लिया गया, और बाद का एग्ज़ाम जो है ये डायरेक्ट सेकेंड बुक्स के थर्मोडायनेमिक्स और हीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उठा के डाला गया, जिसकी वजह से बच्चों को समस्या आया होगा। अभी तक कोचिंग में इस चैप्टर तक कोई भी गया भी नहीं होगा जिस चैप्टर से ये एग्ज़ाम ले रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एक गैस का मोलर मास m है और टेम्परेचर T है, दूसरे गैस का मोलर मास 2m है और अणुओं का वर्ग माध्य मूल पहली की 1/4 है, तो दूसरे गैस का तापमान होगा। तो दूसरे गैस का तापमान कितना होगा? तो VRMS कितना होता है? तो हम लोग याद करेंगे P इक्वल टू होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर। तो VRMS इक्वल टू अगर हम लिखें तो VRMS इक्वल टू 3P/रो होता। तो VRMS इज इक्वल टू √3P/रो। तो P इक्वल टू ये PV इक्वल टू nRT। n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, जिसमें हम लोग लिखेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू RT। तो इसमें क्या करेंगे, गिवन मास को हम नीचे यहाँ भेज देते हैं। तो गिवन मास तो RT बटे क्या हो जाएगा m। तो गिवन मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम होता क्या है, तो x बटे वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RT/m, RT/m। तो मास बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी, मास बटे वॉल्यूम डेंसिटी। तो P/रो इक्वल हो जाएगा RT/m। तो ये P/रो, तो VRMS इज इक्वल टू बचेगा √3 RT/m। तो ये VRMS है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट A और B नाम के 2 वस्तु का बात कर रहा है। जैसे मान लें कि 11 नंबर क्वेश्चन को ही हम यहाँ फाइनल मतलब ये VRMS आया। तो
एक का जो VRMS है ये VRMS 1 अगर कर दें तो √3RT/m, और दूसरे का VRMS अगर 2 करें तो VRMS 2 तो √3RT कितना है, तो कहता है कि मोलर मास m है और ताप T केल्विन है, दूसरे के मोलर मास 2m है और मनुओं का तो दूसरे का ताप कितना होगा। तो ये ताप कितना होगा यही निकालना है, और इसका जो मोलर मास है उसके मोलर मास का 2 गुना है। और VRMS जो है मूल की पहली वर्गमाद मूल्य की पहली की 1/4 है, मतलब VRMS 2 जो है पहली VRMS का 1/4 गुना है। कितना है? 1/4 गुना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो VRMS 1 डिवाइडेड बाय VRMS 2 इज इक्वल टू √3RT/m डिवाइडेड बाय √3RT2/2m। तो देखो, तो ये कितना VRMS 2 जो है VRMS 1 का 1/4 है, तो VRMS 1 तो ये VRMS 1 का 1/4 गुना ये √3RT/m और ये √3RT2 और ये 2m। तो m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ये कटफट के ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इक्वल टू √2t/t2। तो ये 4 चौका 16, तो 16 इक्वल टू 2t/t2, तो t2 इक्वल टू बचेगा 2t/16 यानी t/8। यानी टेम्परेचर जो है दूसरे गैस का ताप कितना हो जाएगा? t/8 हो जाएगा। चूँकि VRMS इक्वल टू 3RT/m आया था, तो पहले गैस के लिए जो VRMS है VRMS 1 मान लिए, दूसरे गैस के लिए जो VRMS है वो VRMS 2 मान लिए। टेम्परेचर एक का T छोड़ दिए, दूसरे का T2 मान लिए। एक का मोलर मास m था और दूसरे का मोलर मास 2 गुना था, तो 2m कर दिए। तो उस दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करके हमने देखा, तो दूसरे गैस का जो टेम्परेचर है वो t/8 होगा, मतलब पहले गैस का जितना टेम्परेचर होगा उसका 1/8 गुना हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का भी जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट ह्यूमिडिटी से नहीं है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पूछा गया है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा दी गई हवा के आयतन में सापेक्ष आर्द्रता का मान ताप बढ़ने से। तो ये सापेक्ष आर्द्रता जो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या होता है? किसी भी गैस में उपस्थित वाटर वेपर की मात्रा और किसी खास टेम्परेचर पर उपस्थित वाटर वेपर की मात्रा का रेशियो होता है। तो हम बता दें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जलवाष्प में जो है मैक्सिमम वाटर वेपर जो होता है, मैक्सिमम वाटर वेपर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, यानी जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से ये टोटल रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? घटती है। क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो किसी भी गैस में वाटर वेपर की मात्रा और किसी खास टेम्परेचर पर मैक्सिमम वाटर वेपर की मात्रा का रेशियो होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मैक्सिमम वाटर वेपर की मात्रा में इंक्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? घटेगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा समान ताप पर स्थित 2 गैसों A और B के वर्गमाद मूलमान और औसत मूलमान की चर्चा करें। तो वर्गमाद मूलमान जो होता है ये √3RT/m होता, अभी तुरंत हमने देखा था। और ये जो एक औसत मान है V एवरेज जो है ये √8RT/m होता। 8RT क्या होता? m होता। का समान ताप पर 2 स्थित गैस A और B के वर्गमाल मूलमान और औसत मूलमान, इसके अणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? अगर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ताप समान है तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो VRMS डिवाइडेड बाय V एवरेज अगर हम करें तो ताप अगर समान है तो मॉलिक्यूल्स A और B अलग अलग है, तो 3RT/m मास ऑफ है और ये हो जाएगा
8 RT/m मास ऑफ बी। तो ये VRMS डिवाइडेड बाय V एवरेज का जो रेशियो होगा √3 RT/m इंटू 8 RT/mb। तो ये जो R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, चूँकि ताप समान था तो VRMS और V एवरेज जो है ये रूट अंडर बचेगा, ये कितना बचेगा, तो रूट अंडर 3π/8 3π/8। लेकिन इसमें पूछा क्या कि औसत मान बराबर है। अच्छा, ये दोनों बराबर है, इन दोनों बराबर होने का मतलब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1। इन दोनों का जो रेशियो है मास ऑफ बी और मास ऑफ ए, तो इन दोनों का जो रेशियो है ये 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। चूँकि ये VRMS और V एवरेज ये दोनों क्या था, बराबर बराबर था। तो ये आ जाएगा मास ऑफ बी बटे मास ऑफ ए इक्वल टू 8/3π। तो 8/3π या 3π/8/3। चूँकि ये 1 होगा, जैसे ही 1 होगा तो रूट को हटा करके इधर स्क्वायर कर देंगे, तो ये 1 इक्वल टू 3π/8 मास ऑफ बी बटे मास ऑफ ए। तो ये हो जाएगा मास ऑफ बी बटे मास ऑफ ए, तो 8/3π। ये इस तरीके से ये रेशियो आएगा 13। ये 14 नंबर रेशियो की अगर हम 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर पूछा है ए और बी का P+A/V² और V - B = RT। तो इसका मात्रक पूछ रहा है, ए और बी का SI मात्रक क्या होगा। तो याद रखेंगे SI मात्रक तो P = A/V² है, तो निश्चित रूप से P = A/V², तो A = PV² आएगा। P का मात्रक प्रेशर यानी प्रेशर का मात्रक पास्कल आ जाएगा और वॉल्यूम का मात्रक क्या आ जाएगा मीटर/3। तो मीटर पावर क्या हो जाएगा 6, मीटर पावर क्या हो जाएगा 6। तो याद रखेंगे पास्कल इंटू मीटर पावर क्या आ जाएगा 6। तो इसमें पूछा ए और बी का SI मात्रक क्या होगा, ए और बी का SI मात्रक क्या होगा। तो ये चूँकि डायमेंशनली इक्वल होता है, तो ये प्रेशर का मात्रक N/m² यानी पास्कल, वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यू होता, तो मीटर क्यू का मीटर पावर 6 होता। तो ये पॉजिटिव 6 है नहीं, तो 14 नंबर का ऑप्शन जो है ये डी में चला जाएगा। डी में क्यों चला जाएगा, चूँकि पास्कल इंटू मीटर पावर 6 आना चाहिए था। चूँकि ये डायमेंशनली इक्वेट होता, जो प्रेशर का यूनिट आएगा वही A/V² का यूनिट आएगा, दोनों इक्वेशन बराबर आएगा। तो P = A/V², ये हम लोग बीमीय विधि से यानी बीमा के लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो A = PV² आ जाएगा। P प्रेशर का मात्रक पास्कल और ये मीटर पावर 6, तो प्रेशर इंटू मीटर पावर 6 आता। ऐसा कहीं ऑप्शंस दिख नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग डी मारेंगे 14 का। 15 नंबर ऑप्शन में पूछा जल तुल्यांक क्या है। तो वाटर इक्विवेलेंट जो होता है ये एक अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि अमाउंट ऑफ हीट को इंडिकेट करता है। वाटर इक्विवेलेंट जल तुल्यांक है। जल तुल्यांक क्या है, तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है कि ये एक अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि सेम राइज ऑफ टेम्परेचर कराता है सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पे। तो ये एक तरीके का उष्मा का मात्रक हो जाएगा। वाटर इक्विवेलेंट जल तुल्यांक क्या है, तो एक तरीके का उष्मा है। ये वो अमाउंट ऑफ वाटर को इंडिकेट करता है जितना कि किसी भी पदार्थ का सेम राइज ऑफ टेम्परेचर कर देता हो, ये हीट को इंडिकेट करता। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यांत्रिक जल तुल्यांक क्या है। तो जे का जो वैल्यू होता है ये 4.186 जूल पर कैलोरी हो जाएगा। 17 नंबर ऑप्शन पूछा है कि कैलोरी मिति सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। याद रखेंगे कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन है, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन है, इसका मतलब है कि ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को फॉलो करता है।
18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक बर्फ़ के टुकड़े का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को क्यों बनाने में मतलब मैं उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बनाने में क्यों ऊष्मा लगती है, और इस बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बदला जाए तो 800 कैलोरी की ऊष्मा लगती है, तो Q का मान क्या होगा। तो याद रखेंगे यहाँ भी हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन का ही फार्मूला लगेगा। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस्ट होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने में क्या होगा, तो m s डेल टी। तो s कितना, तो 0.5 और डेल टी भी कितना 5 - 0, तो 5 - 0, तो ये या 0 - 5, ये हो जाएगा 0 - -5, 0 - -5, ये इस तरीके से। और ml, तो ये m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा 80, और इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट गेन कितना था, तो टोटल 800 कैलोरी का ऊर्जा लगा था, तो 800 कैलोरी का टोटल ऊर्जा लगा था, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 m प्लस 80 m इज इक्वल टू 800, तो ये 82.5 m इज इक्वल टू 800, तो m इक्वल टू 800 बटे 82.5, तो ये इतना मास ऑफ इतना मास रहा होगा। तो इसमें पूछा था Q कितना लगेगा, मतलब Q क्या था, तो Q था 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ बनाने में Q ऊष्मा लगती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ को, तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो ऊष्मा लगी थी m इंटू 0 या इसको डायरेक्ट हम कर देंगे तो 82 तो चलिए इसमें Q का मान निकालना था। Q क्या था, बोला था कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ को पिघलाने में Q लगती है, मतलब बर्फ़ को जो पिघलाने में ऊर्जा लगी थी तो यही लगी थी, तो ये हो जाएगा 2.5 m, तो 2.5 गुना 800 डिवाइडेड बाय 82.5, इसको अगर करेंगे तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि लगभग 25 कैलोरी के लगभग ऊर्जा आएगा। कितना आएगा, 25 कैलोरी के लगभग ऊर्जा आएगा। 19 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 19 नंबर सवाल पूछा सबसे कम विशिष्ट धारिता किसकी होती है, ऊष्माधारिता किसकी होती है। याद रखेंगे मेटल कोई भी हो उसकी ऊष्माधारिता सबसे कम आएगा। तो इसमें से जो कॉपर है, ये कॉपर यानी तांबा की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे कम होगी। इससे भी अच्छा अगर चांदी होता तो चांदी का विशिष्ट ऊष्माधारिता उससे भी कम होता, चूँकि वो कम एनर्जी। ये कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री बर्फ़ को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 ग्राम पानी मिलाया जाता है, तो परिणामी तापमान कितना हो। याद रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ है तो क्यू बर्फ़ को पिघलाने में जो एनर्जी चाहिए तो Q इक्वल टू एन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो m इंटू m कितना है 25 ग्राम था, नहीं 20 ग्राम था, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता, तो दोनों 1600 कैलोरी का इसको हीट चाहिए केवल गलाने के लिए, लेकिन 40 ग्राम पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलाया गया, तो मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज होने वाला नहीं है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा न्यूटन के शीतलन निम्नांकित में किसकी विशेष स्थिति है। तो याद रखेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्योंकि यहाँ ये ऑप्शन में है नहीं तो हम लोग स्टीफन्स लॉ को मारेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। इसी का एक विशेष स्थिति है जिसको न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। 22 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ये एक प्रेशर इक्वल टू होता है 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, तो निश्चित रूप से वी आर एम एस इक्वल टू जो आएगा √3p/ρ। तो यही इक्वेशन नंबर इक्वेशन जो ए है, ए नंबर ऑप्शन, ये निश्चित रूप से सही आएगा। और 23 नंबर की अगर हम बात करें तो 23 में पूछ रहा है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में क्या संरक्षित रहता है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में जो संरक्षित रहता है ये
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे ये आधारित है। ये ऊर्जा निश्चित रूप से एनर्जी कंजर्व होता। 24 नंबर में पूछ रहा है हाइड्रोजन गैस की मोलर ऊष्माधारिता का मान हीलियम गैस की मोलर ऊष्माधारिता के मान से क्या होती है। तो याद रखेंगे हीलियम का जो मोलर ऊष्माधारिता है ये 5.129 कैलोरी पर ग्राम है और ये हाइड्रोजन का है लगभग 5 कैलोरी पर ग्राम आता है। तो निश्चित रूप से हीलियम से थोड़ा सा कम आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। 25 नंबर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 25 नंबर ऑप्शन में ये कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा संबंध सही है, तो ये पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसको जब प्रेशर को हम लोग टेम्परेचर के बाद में तो पी भी इक्वल टू आर टी बटे भी हो जाएगा। तो ये आर टी बटे भी और ये भी पर पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये टी भी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नियत दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित में से दोगुना करने पर आवश्यक तापमान कितना होगा। तो इसको भी हम V इक्वल टू वी नोट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टी वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि लगभग ये आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन 327 डिग्री सेंटीग्रेड 327 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम जो है कितना होगा, तो ये टेम्परेचर दोगुना करना है तो ये निश्चित रूप से 600 केल्विन होगा। चूँकि वहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन होगा, तो ये 327 के आसपास इसका आंसर आएगा। ये 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दक्षता क्या है, तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस T1 आता है। तो ये 1 माइनस T2 कितना, तो 300 केल्विन हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 600 केल्विन। तो ये निश्चित रूप से 1/2 आएगा। तो 1 माइनस 1/2 तो ये 1/2 कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये डी नंबर ऑप्शन 50% सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे रेडिएशन यानी विकिरण के थ्रू प्राप्त होती है, क्योंकि चालन विधि के लिए माध्यम चाहिए होता और संवहन विधि में भी माध्यम चाहिए होता, लेकिन 28 नंबर में ये विकिरण मेथड से ये होता, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है तो बीच में बहुत सारा वैक्यूम होता है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विशिष्ट ऊष्मा चालकता किसी धातु की ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। याद रखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा चालकता का गुणांक जो है ये दो बातों पर निर्भर करती है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे और उसके टेम्परेचर पे। तो ये एक्चुअल में एक और फार्मूला आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू KA डेल्टी बटे L। तो यहाँ से हम अगर देखना चाहें तो K जो है ये विशिष्ट ऊष्मा चालकता गुणांक है, ये Q/T इंटू L डिवाइडेड बाय A डेल्टी इस तरीके से आएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो निश्चित रूप से मोटाई पे टेम्परेचर डिफरेंस पे भी K डिपेंड करता है, लेकिन इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस है नहीं। तो इसमें से निश्चित रूप से ये मेटल की ऊष्मा चालकता किन बातों पर निर्भर करती है, तो हम बताएंगे कि ये टेम्परेचर पे मेनली डिपेंड करता है। टेम्परेचर तो दो सतहों के तापांतर, तो ताप में जो अंतर है ये ऑप्शन नंबर ए हम इसमें मार सकते हैं। चलिए 30 नंबर में पूछ रहा है कि प्लांक नियतांक का मान क्या होगा। तो प्लांक्स कांस्टेंट H का वैल्यू ये फिक्स ही होता है, ये 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये चलिए लगभग सारा ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सेकेंड बुक से पूछा गया था सारा सवाल, तो इसलिए थोड़ा सा 11th के बच्चों को लिए ये थोड़ा सा परेशानी का सवाल था। लेकिन फर्स्ट बुक में लगभग बहुत सारे चैप्टर को छोड़ करके ये डायरेक्ट सेकेंड बुक से डायरेक्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया सवाल है। तो चलिए अब हम अगले एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से सेकेंड बुक को भी कवर करके तैयारी करेंगे, नहीं तो फिर से परेशानी होगा अगले एग्ज़ाम में। चलिए धन्यवाद, आज भर इतना ही।